हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 2, क्लास 11th। और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, मैंने सिर्फ फंक्शन लिख दिया है, एस गायब हो गया है। ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो सबसे पहले जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले, ठीक है, वो है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। अब इसकी एक डेफिनेशन है ऑर्डर्ड पेयर की। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर का? मीन्स इट इज इट इज लिस्टिंग ऑफ लिस्टिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स टू ऑब्जेक्ट्स। आप ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो या फिर एलिमेंट्स बोल सकते हो या फिर कंपोनेंट्स बोल सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स मैं ये स्लैश करके लिख दे रहा हूं। ऑब्जेक्ट्स, it is listing of two objects in a specific order. In a specific order. तो ये हमारी डेफिनेशन है ऑर्डर्ड पेयर की। इट इज लिस्टिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, आप एलिमेंट्स बोल सकते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स लिखा है ना, ऑब्जेक्ट्स के प्लेस पे आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स, या फिर आप कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है कि टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं टू एलिमेंट्स होते हैं, या टू कंपोनेंट्स होते हैं इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। अब ये जो ऑर्डर होता है ना, वो स्पेसिफिक होता है। अब ऐसा क्यों लिखा गया है स्पेसिफिक ऑर्डर? आगे हम बोल सकते हैं सच एज ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए। अब आप देख सकते हो ना, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है और ये हमारा सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं। ये जो आपका फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट हमारा ए है। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है ना, ए, कॉमा, और ये आपका सेकेंड एलिमेंट है बी। या आप बोल सकते हो फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट, या आप बोल सकते हो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर बी कॉमा ए है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हमारा बी है और सेकेंड एलिमेंट हमारा ए है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई। अब एक चीज और बताना है, यहाँ पर जो आपका ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी, ये जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है, इट इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। ये दोनों अनइक्वल हैं। अब ऐसा मैंने क्यों बोला है, क्यों अनइक्वल है? तो मैं आपको एक बात बताता हूं। ठीक है, देखिए, आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा क्लास 9th में ना, कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन में क्या होता था, एक हमारा ये एक वर्टिकल लाइन होती है,
जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है। अब जैसे ये ए कॉमा बी है ना, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ए हमारा है 2 और बी है 3, 2,3। अब 2,3 की अगर आपको लोकेशन बतानी है तो आप जानते हैं ना, ये तो ओरिजिन हो गया, ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है, राइट हैंड साइड, और ये वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन है, अप, ऊपर की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन है, और नीचे की तरफ डाउनवर्ड वाई की नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है। तो 2,3 को हम कैसे लोकेट करेंगे? तो ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से 2 स्टेप पहले हम राइट हैंड साइड जाएंगे, 1 2, और इसके बाद कॉमा 3 है। अब 3 स्टेप्स, ये 3 पॉजिटिव है ना, हमें ऊपर जाना होगा 3 स्टेप्स। तो 3 स्टेप्स जब हम ऊपर जाएंगे तो हम एक काम करते हैं ना, ये वाई एक्सिस पे 3 स्टेप्स ऊपर चले जाते हैं, 1 2 3। अब क्या होगा? अब हम यहां से, ये जो जब हमने 2 स्टेप कवर किया था ना एक्स एक्सिस पे, तो यहां से एक ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है। और ये कॉमा 3 है ना, 3 से हम ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। और जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये जो पॉइंट है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए 2,3, 2,3। ठीक है। तो ये आपका एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया 2,3। अब ये बी कॉमा ए है ना, ये मैंने डज नॉट इक्वल कहा था बी कॉमा ए, बी का मीन्स हो गया 3 और ए का मीन्स हो गया 2। तो इट इज 2,3 एंड इट इज 3,2, एंड दीज आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। तो 3,2 को कैसे लोकेट करेंगे? तो पहले ये 3 है, तो हमें 3 स्टेप्स चलना होगा एक्स एक्सिस पे, तो 1 2 3। और अब हमें 2 स्टेप्स चलना होगा वाई एक्सिस पे, जो हम चल चुके हैं। अब क्या होगा? ये जो 3 स्टेप्स थे ना, हम यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है। और ये जो आपने 2 स्टेप वाई एक्सिस पे कवर किया, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और जहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये पॉइंट हमारा होगा 3,2। ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी, ये दोनों जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये दोनों, इन दोनों की जो लोकेशन है वो डिफरेंट है। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि दीज आर नॉट इक्वल। तो ए कॉमा बी डज नॉट इज इक्वल टू बी कॉमा ए। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे जब हम अपना नेम लिखते हैं ना, जैसे हम अपना नेम लिखते हैं, तो पहले हम नेम लिखते हैं और उसके बाद सर नेम लिखते हैं। ठीक है। पहले हमारा नेम आता है, फिर हमारा सर नेम आता है। तो ए कॉमा बी, ए का मीन्स हो गया नेम। अब एक मेरा दोस्त है, उसके घर का नाम है सुग्गू, तो मैंने ए को बोल दिया सुग्गू, SUGGU, सुग्गू। ठीक है। और बी का मीन्स हो गया ठाकुर, ठाकुर। तो ये आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, तो पहले ब्रैकेट में आएगा सुग्गू, कॉमा, बी के प्लेस पे आएगा ठाकुर। अब जो बी कॉमा ए है, अगर आप इसको लिखोगे तो पहले देखो, ए कॉमा बी है ना, ए के प्लेस पे आएगा सुग्गू, कॉमा, बी के प्लेस पे आएगा ठाकुर। और जब आप बी कॉमा ए लिखोगे तो बी के प्लेस पे आएगा पहले ठाकुर, बी हमारा सरनेम है, और ए के प्लेस पे आएगा सुग्गू। तो आप देखो, ये दोनों क्या इक्वल हैं? ये दोनों इक्वल नहीं है, सुग्गू ठाकुर या ठाकुर सुग्गू। तो दीज आर नॉट इक्वल ना, तो ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है।
इसीलिए ये लिखा गया था, ये जो डेफिनेशन थी ना, ये डेफिनेशन फिर से आप देख लो। ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन क्या है? ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन है इट इज लिस्टिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और टू एलिमेंट्स और टू कंपोनेंट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। अच्छा, अब आपने सेट्स पढ़ा होगा। सेट्स में क्या होता है? सेट्स में तो सेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेट्स में ऑर्डर जो है ना, वो इतना मायने नहीं रखता। जैसे कोई सेट है, अब ये सेट हमारा ए है और इसके 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। अब इसको स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1, 2, 3 है, आप इसको ए इज इक्वल टू 3, 2, 1 लिख सकते हो। आप इसको ए इज इक्वल टू 2, 1, 3 लिख सकते हो। तो ये तीनों इक्वल हैं, ठीक है। लेकिन और ये कौन सा ब्रैकेट हम यूज कर रहे हैं? करली ब्रैकेट्स, और इसको हम ब्रेसेस भी बोलते हैं। और जब हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं तो हम इसमें राउंड ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, या हम इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। आप ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं ना, 2, 3 लिखा हुआ है, ये जो ब्रैकेट है, इसको हम राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस बोलते हैं। पैरेंथेसिस, PARANTHESES, पैरेंथेसिस, या फिर आप इसको राउंड ब्रैकेट्स बोल सकते हो। और ये जो मैंने सेट्स के लिए जो ब्रैकेट यूज किया है, इसको हम करली ब्रैकेट्स या फिर इसको ब्रेसेस भी बोलते हैं। BRACES, ब्रेसेस। तो ब्रेसेस के अंदर जब आप एलिमेंट्स लिखते हो ना, तो इसका फिक्स ऑर्डर नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हो। लेकिन जब आप राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स लिखते हो, तो इसको हमेशा एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जाता है। ठीक है। अब मुझे एक बात और बतानी है। अ, जब हमें 2D प्लेन दिया होता है ना, 2 डायमेंशनल प्लेन यानी कार्टेशियन प्लेन, और इस कार्टेशियन प्लेन पे अगर हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताते हैं नंबर्स के थ्रू, तो आप देख सकते हो 2, 3 एंड 3, 2 एंड बोथ आर डिफरेंट पॉइंट्स, मतलब इनकी लोकेशन अलग अलग है। सिमिलरली अगर कोई 3D है, 3D मतलब जैसे एक रूम है, ठीक है, जैसे एक रूम है और उस रूम में एक पार्टिकल है, और वो पार्टिकल मतलब आप ऐसे समझो एक रूम है जिसमें एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल फिक्स है, वो रुका हुआ है। ठीक है। अब हमें उस पार्टिकल की अगर लोकेशन बतानी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसके लिए मैं आपको बताऊं, जैसे अभी 2D में जब आप बताते हो किसी पॉइंट की लोकेशन, तो आपको 2 नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। 3D में जब आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताते हो तो 3 नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप पहले राउंड ब्रैकेट्स बनाओगे यानी पैरेंथेसिस बनाओगे, और उसके अंदर लिखोगे A, B, C, और इसको क्लोज कर दोगे। अभी वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताते हैं 3D में। ठीक है। और इसका जो नाम है वो है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। A, B, C, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। इसको हम ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है। अब एक चीज और बतानी है। अगर मैं आपसे बोलूं इफ हम्म इफ A, B is equal to X, Y, if these ordered pairs are equal, अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, तो ये कब इक्वल हो सकते हैं? आप ही बताइए। ये सिर्फ तब इक्वल होंगे जब लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, इसका फर्स्ट एलिमेंट यानी ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, इसका फर्स्ट एलिमेंट यानी एक्स। तो फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, एंड जो सेकेंड एलिमेंट है बी इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट वाई।
तो जब फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट होगा और सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट होगा, तभी ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होगा। एंड देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, अब आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। हम्म, क्या हो रहा है? एक मिनट। अभी मैं सीख रहा हूँ ना, बहुत सारी चीजें तो प्रॉब्लम आ रही हैं। खैर, सही हो जाएगा ये सब। अ, ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरे सामने। अ, पता नहीं क्या हो गया ये। हाँ, चला गया चला गया। चलिए, क्वेश्चन जो है ना, कहाँ लिखूंगा, ये स्पेस आ गया। चलिए, मैं यहाँ लिखता हूँ फिर से। ठीक है। हम्म। तो देयर इज अ क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे। इफ, अब इस राउंड ब्रैकेट्स में मैं लिखूंगा फर्स्ट एलिमेंट 3x-1, कॉमा, एंड सेकेंड एलिमेंट y+2 इज इक्वल टू 1, 7। then find then find x, y, x, y, ठीक है। एंड दीज टू आर ऑर्डर्ड पेयर। अब आप देख सकते हो ये टू ऑर्डर्ड पेयर है ना। इस ब्रैकेट का यूज हुआ है, राउंड ब्रैकेट्स का यूज हुआ है। इसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। इसके अंदर टू एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट 3x-1 है, कॉमा, सेकेंड एलिमेंट y+2 है, और इज इक्वल टू में जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है उसमें फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 है और सेकेंड एलिमेंट 7 है। एंड दीज टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। और ये इक्वल कब होंगे? जब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो हमें ऑर्डर्ड पेयर दिया है ना, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है 3x-1, तो इट इज इक्वल टू 1, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच इज सिचुएटेड एट राइट हैंड साइड। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट जो राइट हैंड साइड हमारा ऑर्डर्ड पेयर है और जो लेफ्ट हैंड साइड ऑर्डर्ड पेयर है इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसको इक्वल कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 3x इज इक्वल टू 1, -1 ट्रांसपोज होगा, राइट हैंड साइड +1, इट इज 3x इज इक्वल टू 2। एंड फाइनली 3 से बोथ साइड हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3। x इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट y+2 इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट 7। लेफ्ट हैंड साइड ऑर्डर्ड पेयर में जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है वो y+2 है और राइट हैंड साइड 7 है, तो y+2 इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 7 +2 ट्रांसपोज होगा, राइट हैंड साइड -2 एंड इट इज 5। तो y आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो गया।
अब नेक्स्ट, आपने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा, ठीक है। क्या हो रहा है, चलिए ठीक है, जैसा भी है। अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे एक चीज़ अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हम आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपने कार्टेशियन प्लेन तो पढ़ा हुआ है ना, क्लास 9th में। आज हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B is a set which is denoted as A cross B and defined as follows, ठीक है। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B is a set which is denoted as A cross B। आपको टू सेट्स गिवन होंगे, आपको एक सेट A गिवन होगा और एक सेट B गिवन होगा, और सेट्स के अंदर एलिमेंट्स भी होंगे, ठीक है। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो उसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसको डिफाइन करने का एक तरीका है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल A comma B such that small a belongs to capital A and small b belongs to capital B। अब इसको मैं समझाता हूं आपको। देखिए, जब आप टू सेट्स का मल्टीप्लाई करोगे ना, लेफ्ट में आपने लिखा है सेट A मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड लिखा है सेट B। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, देखो सेट A में कुछ एलिमेंट्स होंगे, सेट B में कुछ एलिमेंट्स होंगे, आप इनका मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स, अब इस ऑर्डर्ड पेयर में आप करोगे क्या, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो A का होगा। ये जो A आपका सेट है ना, A सेट में जो एलिमेंट्स होंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे वो पहले आएंगे, वो फर्स्ट एलिमेंट होंगे। और जो B सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो बाद में आएंगे, उसको हम बाद में लिखेंगे। तो A कॉमा B जो लिखा है, अब A क्या है, A आपका एलिमेंट ऑफ सेट A है और B आपका एलिमेंट ऑफ सेट B है। ये लिखा भी है मैंने, ये देखिए, ये दो, ये इसका मीन्स होता है सच दैट, A कॉमा B
सच दैट, ये जो सिंबल है ना, इसको हम सच दैट बोलते हैं। सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब ये देखिए, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा सेट ए से, एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। और जो आपका सेकेंड एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा सेकेंड सेट से। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, देयर इज अ क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन है आपका, देयर इज अ सेट ए, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2, एंड another set is b, और इसके जो एलिमेंट्स हैं ना वो स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं। और अब अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा, कैपिटल ए मल्टीप्लाई कैपिटल बी, तो आपको मिलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। और मैंने बोला था ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट उस सेट का होगा जो हम लेफ्ट में लिखेंगे। लेफ्ट में ए है ना, तो तो 1, 2 का मल्टीप्लाई होगा ए बी सी से। तो हमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे? तो हमें मिलेगा 1, ए, 1, बी एंड 1, सी। ठीक है, अब 2 के साथ 2, ए, 2, बी एंड 2, सी। तो टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ना। हाँ, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि बी मल्टीप्लाई ए, अगर मैं ऐसे बोल दूं बी मल्टीप्लाई ए, तो क्या होगा? तो जब आप बी मल्टीप्लाई ए करोगे ना, तो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट बी सेट का होगा। तो अब जैसे आएगा आपका A, 1, फिर A, 2, इसके बाद B, 1 एंड B, 2, एंड आफ्टर दैट C, 1 एंड C, 2। तो देखिए B, A, B एंड B, बोथ आर डिफरेंट ना। ठीक है, तो यहां से आप क्या देख रहे हो? आप अंदर के एलिमेंट्स देख लो। नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हैं वो तो इक्वल हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दोनों में 6 हैं, लेकिन जो आपको ऑर्डर्ड पेयर गिवन है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे 1, ए है और इसमें A, 1 ना। यहाँ पर 1, बी और यहाँ B, 1। यहाँ पे 1, सी और यहाँ पर C, 1। फिर ये 2, ए और यहाँ पर है A, 2। 2, बी और यहाँ पे B, 2। 2, सी और यहाँ पे C, 2। तो बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट्स हैं, बिल्कुल डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर है ना। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सेम है, दोनों में 6 है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? यहाँ से हमें एक बात ये पता चली है कि जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स ए क्रॉस बी, तो हमारा जो ए क्रॉस बी है ना, वो डज नॉट इक्वल है बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल बी क्रॉस ए। अभी ये इक्वल नहीं है। हाँ, लेकिन नंबर ऑफ एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आप नोट लिख लो। नोट, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू। अब ये नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी, देखो ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर है ना। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी, इसको हम ऐसे ही रीड करेंगे, इसको
number of ordered pair in A cross B is equal to number of elements in set A multiply number of elements in set B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, अब आप देखो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, अभी दिखाता हूं, एक मिनट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में देखिए 2 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 ना। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और इक्वल लिख देंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन बी क्रॉस ए, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन बी क्रॉस ए। जब हमने बी क्रॉस ए किया है, बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है, तो भी जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सेम आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन बी क्रॉस ए। ठीक है, अब एक चीज और है इसमें, अभी एक इम्पॉर्टेंट बात और है, नोट। नोट मीन्स इम्पॉर्टेंट बात। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इफ at least one of set A or set B, if at least one of set A or set B is void set, void set को हम empty set भी बोलते हैं, void set को हम null set भी बोलते हैं। ठीक है, तो if at least one of set A or set B is void set, then Cartesian product of A and B is equal to phi। phi means होता है null set, phi means null set, या फिर हम इसके लिए एक खाली ऐसे ब्रैकेट भी बना सकते हैं, phi और सिर्फ ये ब्रेसेस बना दो और इसके अंदर कुछ मत लिखो। ठीक है, जिसको हम कहते हैं null set। तो क्या लिखा है, if at least one of set A or set B is void set, then A cross B is equal to phi। और या फिर phi बना दो या फिर इसको ऐसे करली ब्रैकेट्स बना दो बस, और उसके अंदर कोई एलिमेंट मत लिखना। इसका मतलब क्या होता है, नल सेट, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो phi आप देख रहे हो या फिर ये करली ब्रैकेट्स देख रहे हो, इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब है नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। ठीक है, तो जैसे आपके पास 2 सेट्स हैं A एंड B, अगर इनमें से कोई भी एक सेट, कम से कम एक सेट अगर इसमें से वॉइड सेट है, वॉइड सेट का मतलब नल सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे, मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, तो आपको phi मिलेगा, phi मींस नल सेट मिलेगा। अब ऐसा क्यों है, उसका एक रीजन बताते हैं। देखिए, जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हो ना, जैसे अभी आपने किया था थोड़ी देर पहले, तो जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हो, जैसे A क्रॉस B मैंने किया, अब मुझे कुछ इस तरीके से टर्म्स मिलते हैं, 1, फिर 2, B। एक बात बता रहा हूँ, कुछ इस तरीके से जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके के होते हैं।
जिसमें हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है और सेकंड एलिमेंट होता है। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि हमारे पास दो सेट हैं ए और बी। अगर इसमें से एक एम्प्टी सेट है यानी नल सेट है या हम बोले वाइड सेट है, तो जैसे ए का मल्टीप्लाई किया मैंने बी में, एक बात बता रहा हूँ, और ए के मैंने एलिमेंट्स लिख लिए, सपोज ए के एलिमेंट है 1, 2। ठीक है, जो जो हमारा सेट ए है उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, और बी हमारा है नल सेट। नल सेट मतलब सिर्फ करली ब्रैकेट बना दो, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। कोई भी एलिमेंट नहीं है मीन्स खाली है। ठीक है, तो जब आप ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे, ए क्रॉस बी का ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे, तो फर्स्ट तो ठीक है 1 है, लेकिन 1 के साथ बी का कौन सा एलिमेंट आएगा यहाँ पे? बी का कौन सा एलिमेंट आएगा? तो बी तो हमारा एम्प्टी है ना, बी के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो अब आप ऐसे तो लिखोगे नहीं 1, मतलब 1, खाली, ऐसे तो लिखोगे नहीं 1, नथिंग। ठीक है, इसीलिए अगर कोई एक सेट अगर हमारा वॉइड सेट है तो याद रखिएगा ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा नल सेट आएगा। मतलब नल सेट बोल दो, वॉइड सेट बोल दो, फाई बना दो, ये जो सिंबल है ये फाई का है, या फिर करली ब्रैकेट्स बना दो, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना सा कर दो। अच्छा, जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो ना, अब जैसे 5 में मैं मल्टीप्लाई कर दूं 0 का, 0 मीन्स नथिंग, तो क्या आएगा? 0 आएगा। 5 में 0 का मल्टीप्लाई करने पे 0 आया ना। या मैं लिख दूं 0 × 3, तो भी 0 आएगा। वैसे ही अगर आपके पास दो सेट हैं और उसमें से कम एक सेट अगर आपका एम्प्टी सेट है यानी नल सेट है, वॉइड सेट है, ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा आपको वॉइड सेट मिलेगा, यानी नल सेट मिलेगा, फाई मिलेगा, या फिर हम कह सकते हैं एम्प्टी सेट मिलेगा। ठीक है, ये तो सिंबल है, ये नाम आप जानते हैं ना, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? या तो फाई बना दो या फिर ये करली ब्रैकेट्स बना दो और इसके अंदर कुछ भी मत लिखो। तो ये हमारा होता है एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं कोशिश करूँगा कि और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँ। रिलेशंस एंड फंक्शंस मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और ये क्लास 11th का मेरा आज फर्स्ट लेक्चर है। मैंने सेट्स इस वजह से नहीं पढ़ाया है क्योंकि मैंने सोचा चलो शुरुआत करते हैं रिलेशन से। सेट्स तो ज़्यादातर स्टूडेंट सीख लेते हैं। अगर हाँ कहीं कोई ऐसी ज़रूरत आएगी कि मुझे सेट्स का कोई कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा तो वो मैं बताऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और कुछ मत करिए, बस मेरी इतनी सी हेल्प कर दीजिए। अब मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। ठीक है, तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, और कंटिन्यू आप अच्छे से पढ़ते रहिए।